तो बेटा एक्स्ट्रा फ़ायदा कितने का हुआ आपको 5, फिर 15 से आपको कितना हुआ 18, यहाँ एक्स्ट्रा फ़ायदा कितने का हुआ 3, 18 से कितना हुआ 20, एक्स्ट्रा फ़ायदा कितने का हुआ 2, 20 से कितना हुआ 20 यानी एक्स्ट्रा फ़ायदा कुछ नहीं, फिर 20 से कितना हुआ 18 यानी -2। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा फ़ायदा आप देखो कम होते जाता है। जैसे जैसे कोई सामान बढ़ेगा तो उससे आने वाला जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट है, वो कम होते जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमेशा होता है कर्व, अगर आपको याद होगा 11 में, तो वो हमेशा ऐसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव भी हो जाता है। यहाँ जब तक इस लाइन के ऊपर है ना बेटा, तो इसका मतलब पॉजिटिव, जैसे ही इसको टच कर गया इसका मतलब हो गया 0, और इसके नीचे जब जाता है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फॉल होते जाता है। जैसे जैसे कोई सामान बढ़ता है तो उससे आने वाला फ़ायदा क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अब अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तुम बोलेगा भैया क्या, ठीक से समझना। ठीक है, 2 मिनट बाद चालू करूँगा मैं। उससे पहले ना आपको कुछ इजी चीज़ बता देता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड, आई होप एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर, दिस हैज़ बिन गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, हु सेज दैट क्वांटिटी demanded of a commodity falls with the rise in price and vice versa, comma, other factors remaining constant। जिसका मतलब क्या था कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड फॉल होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा। ये अपने पढ़े थे ना, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लास 11 में वी हैव डन दिस। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी है क्लास 12 में। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मीनिंग मैं आपको बता दूँ कि जैसे ज़रूरी नहीं है ना बेटा, जैसे मान लो कि प्राइस बढ़ गया तो मैंने आपको बोला डिमांड फॉल हो जाएगा, तो अपने जैसे आदमी लोग के लिए फॉल होता है। लेकिन जो आदमी बहुत ज़्यादा रीच है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को जो बिलोंग करता है, उन लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो भी वो लोग खरीदेगा। तो उन लोग के लिए किस लिए फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों का इनकम हाई है। तो अपने यहाँ पर जब बात करेंगे ना लॉ ऑफ डिमांड का, तो अपने ये मानेंगे इनकम सबका सेम है, किसी का इनकम ज़्यादा नहीं है, इसलिए लिखा जाता है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में थोड़ा रुक के बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मतलब क्या होता है, जब दो गुड्स को खरीदना साथ में ज़रूरी है, यानी जहाँ एक कॉमोडिटी दूसरे कॉमोडिटी के बिना यूज़ नहीं हो सकता, देन दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार बिना पेट्रोल के यूज़ नहीं हो सकता, पेट्रोल बिना कार के सेंसलेस है, तो दोनों साथ में यूज़ करना ज़रूरी है, देन दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हेन 2 or more goods should be used together to serve the purpose, then they are called complementary goods। एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, जहाँ दो या दो से ज़्यादा गुड्स को साथ में यूज़ करना चाहिए तब जाके कोई पर्पस फुलफिल होगा, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाएगा। ठीक है, वापस आ जाइए। वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझना। जब अपने कोई सामान को ख़रीदते हैं, जब आप कोई भी चीज़ जाते हो ख़रीदने के लिए, तो आप क्या देते हो, पैसा देते हो। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ आप ये एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे, आप लिखोगे वही जो मेरे मैथ में है या बुक से जो आप पढ़ोगे। अभी जो समझा रहा हूँ दिस इज़ जस्ट कि आपको समझ में आए कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। पहले मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी बताया। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एक्स्ट्रा फ़ायदा। फ़ायदा क्या आपको मिल रहा है, तो देखो व्हेन कंज्यूमर buys commodity
देन दे पे मनी। ठीक है, अब तुम बोलेगा भैया इसमें क्या है, तो बहुत सिंपल सा बात है, जब कोई सामान खरीदेंगे तो पैसा ही देंगे। अब यही चीज़ समझना है, क्या दे रहे अपने, पैसा, और क्या आ रहा है अपने लोग के पास, कॉमोडिटी। ठीक है, यानी पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है। पैसा जो जा रहा है तो पैसा आपके लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है कि नहीं। यूटिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया, जो आपका वांट को सेटिस्फाई करता है। तो बेटा पैसा तो मेरा बहुत सारा वांट को सेटिस्फाई करता है, तो पैसा मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है। और जो सामान मैं ख़रीद रहा हूँ वो भी मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है। सामान तभी खरीदूंगा जब वो मेरे को उससे फ़ायदा होगा। अब आपको समझना क्या है, जब आप पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब यूटिलिटी जा रहा है, देखो एरो नीचे की तरफ है। और जब आप सामान खरीद रहे हो तो यूटिलिटी आ रहा है ना। तो जब अपने कोई सामान खरीदते हैं तो एक तरफ से यूटिलिटी जाता है और एक तरफ से यूटिलिटी आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो व्हेन कंज्यूमर बाइज अ कमोडिटी देन दे पे मनी, विच means utility sacrificed in terms of money and gained in terms of commodities। तो इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ तो आप पैसा दे रहे हो, यानी यूटिलिटी जा रहा है, यानी आप यूटिलिटी सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, और सामान खरीद रहे हो, इसका मतलब यूटिलिटी गेन भी कर रहे हो। करेक्ट हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सामान खरीद रहे हो, यूटिलिटी आ रहा है, और पैसा दे रहे हो, यूटिलिटी जा रहा है। तो मैं वो सामान तभी तक खरीदना पसंद करूँगा जब मेरे को यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगा इन कंपेयर टू व्हाट आई एम सेक्रीफाइसिंग। तुम बोलेगा मतलब अगर मैं ये सामान खरीद रहा हूँ तो मैं इसको ख़रीदना तब तक पसंद करूँगा जब तक कि मुझे इससे मिलने वाला यूटिलिटी ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू वो यूटिलिटी जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। देयरफॉर कंज्यूमर विल ऑलवेज like to buy up to that quantum of commodity, quantum मतलब quantity, where utility gain is more than the utility sacrificed। ठीक है, और जहाँ मेरे को लगेगा कि दोनों इक्वल हो गया मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। तुम बोलेगा भैया मतलब एक बार फिर से समझो, जैसे आप ये लाइन देख रहे हो, इस लाइन में ये सामान का जो प्राइस है ये P है, मतलब मैं इतना रुपया देता हूँ कोई भी चीज़ को ख़रीदने के लिए। क्लियर हो गया। और ये मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड है। तुम बोलेगा डाउन क्यों है, बताया ना, कम होते जाता है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने इतना सामान ख़रीदा, इस सामान में देखो क्या हो रहा है। अगर आप इतना सामान ख़रीद रहे हो तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि आपका जो लाइन है मार्जिनल यूटिलिटी वो यहाँ है और प्राइस यहाँ है, यानी आप कम पेमेंट कर रहे हो और यूटिलिटी आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये आपको फ़ायदा हो रहा है। यूटिलिटी गेन ज़्यादा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ ख़रीदूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इतना क्वांटिटी ख़रीदूँ तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो प्राइस भी यही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी यही है। यहाँ पे मुझे ना तो फ़ायदा हो रहा है यूटिलिटी, मतलब जितना यूटिलिटी का फ़ायदा हो रहा है उतना यूटिलिटी मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इससे ज़्यादा ख़रीदूँ तो इससे ज़्यादा ख़रीदने से क्या होगा, आप देखो यूटिलिटी कम मिल रहा है लेकिन प्राइस आप ज़्यादा दे रहे हो, यहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, यूटिलिटी लॉस। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप नलीफाइड हो, मतलब यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल है, यानी इस लेवल में आपको जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उतना ही आपको मिल जा रहा है। लेकिन इस लेवल में आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है और इस लेवल में, इसके बाद वाला लेवल यानी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है। तो इसका मतलब जब तक मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा
यानी जहाँ जहाँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा रहेगा मैं खरीदते जाऊँगा, खरीदूँगा मतलब। लेकिन जहाँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाएगा स्टॉप कर दूँगा और नहीं खरीदूँगा। लेकिन जहाँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगा वहाँ तो मैं बिल्कुल ही नहीं खरीदूँगा, क्योंकि वहाँ तो मेरा सेक्रीफाइस ज़्यादा हो रहा है। मतलब मुझे जो सामान खरीद रहा हूँ उससे इतना फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। जैसे सपोज़ करो मुझे मार्कर ख़रीदना है, ठीक है, पेन का मार्कर ख़रीदना है। आई डोंट हैव एनी मार्कर राइट नाउ। तो अगर मेरे को वो मार्कर्स 50 रुपये में मिल रहा है तो भी मैं ख़रीद रहा हूँ, 50 रुपया जा रहा है, लेकिन जो मुझे फ़ायदा मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। अब मैं वापस उसको तभी ख़रीदना पसंद करूँगा जब वो सस्ता मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो सामान है। तो इसका मतलब मेरा यूटिलिटी कम होते जा रहा है। पहले तो मैंने ख़रीदा तो मेरा यूटिलिटी ज़्यादा था, प्राइस कम। लेकिन दूसरा ख़रीदा तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हो गया। अब मैं और नहीं ख़रीदूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सामान है। अगर मैं ज़बरदस्ती ख़रीद रहा हूँ तो उसका मतलब मेरा पैसा जा रहा है और फ़ायदा मुझे उतना मिल नहीं रहा। तो इसीलिए मैं तभी ख़रीदना पसंद करूँगा जब यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हो जाए, वहीं तक ख़रीदूँगा, उससे ज़्यादा नहीं ख़रीदूँगा। क्लियर हो गया? समझ गया एकदम अच्छा से? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में एक वीडियो और शेयर करना होगा, ज़्यादा जगह नहीं है। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फटाफट देख लेते हैं। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर क्या होता है चेंज इन डिमांड में? पहले क्वांटिटी डिमांडेड समझ लो। प्राइस गिरता है, डिमांड बढ़ता है, प्राइस कम बढ़ता है और डिमांड फॉल हो जाता है, ठीक है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तुम बोलेगा भैया ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। हाँ बेटा, लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही बोलता है कि जब दाम कम होता है डिमांड बढ़ता है, और जब दाम बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। आंसर है यस। यानी इफ़ यू वांट टू सी द डायग्राम, तो जो डायग्राम अपने सीखे हुए हैं वही डायग्राम चलेगा, ठीक है। दिस इज़ योर डिमांड कर्व। यहाँ अपने क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हैं और यहाँ प्राइस देख रहे हैं। पहले प्राइस इतना था, डिमांड इतना था, प्राइस बढ़ा तो देखो डिमांड पीछे चला गया, ठीक है। प्राइस कम हुआ तो देखो डिमांड बढ़ गया, करेक्ट। कोई दिक्कत है? तो तुम देख सकते हो कि अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस जब बढ़ा तो डिमांड पीछे आया, यानी डिमांड का पॉइंट इधर आ गया। लेकिन जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा तो वो इधर आ गया। यानी जो भी चेंज है डिमांड, वो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर में दिख रहा है। ये जो डिमांड कर्व है इसी में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर में, एनी चेंज इन डिमांड is shown on the same demand curve। क्लियर है ना बेटा? यानी जब डिमांड कम होता है तो पॉइंट ऊपर चला जाता है, डिक्रीज में ऊपर चला जा रहा है पॉइंट, और जब डिमांड बढ़ रहा है, देख रहे हो, डिमांड जब बढ़ रहा है तो पॉइंट नीचे की तरफ आ जा रहा है, ठीक है। यानी ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज इन डिमांड है, और नीचे जा रहा है तो इंक्रीज इन डिमांड है। अब चेंज इन डिमांड में क्या होता है? चेंज इन डिमांड में बेटा अदर फैक्टर्स जो है, कोई भी दूसरा फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस होता है तो डिमांड में चेंजेस होता है। यानी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिमांड चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जैसे इनकम में चेंज हुआ इसलिए डिमांड चेंज हुआ, क्लाइमेट में चेंज हुआ इसीलिए डिमांड चेंज हुआ, आपका टेस्ट में चेंज हुआ इसलिए डिमांड चेंज हुआ, ठीक है। तो डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, लेकिन प्राइस में चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट था, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है इस केस में। तो इसका मतलब यहाँ लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट, ठीक है। तो जब मैं आपको बोलूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका मतलब प्राइस चेंज हो रहा है। जब मैं बोलूँ चेंज इन डिमांड, तो इसका मतलब प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है।
तो तुम बोलेगा भैया जैसे थोड़ा एग्जांपल बताइए ना इसमें भी। तो बेटा देखो समझो, प्राइस मैंने क्या बोला, फिक्स है, डिमांड पहले इधर है, तो डिमांड कब यहाँ है। आपका इनकम बढ़ गया तो आपका डिमांड भी बढ़ गया, पहले OQ था अब OQ1 हो गया, तो डिमांड कब भी देखो शिफ्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डिमांड कब है वो शिफ्ट हो जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। प्राइस तो वहीं का वहीं है, तो इसका मतलब नया डिमांड कब आ गया। जैसे यहाँ चेंजेस इन डिमांड इज सोन ऑन द सेम डिमांड कब, लेकिन यहाँ डिमांड का शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ लिखना होगा चेंजेस इन डिमांड इज सोन थ्रू शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर हो गया बेटा, समझ गया एकदम अच्छा से। बस याद रखना कि अगर डिमांड बढ़ेगा तो आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, और अगर डिमांड कम हो जाएगा तो आपका डिमांड कर्व जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तुम बोलेगा भैया कैसे, ये देखो डिमांड बढ़ा ना तो डिमांड कर्व देखो राइट की तरफ शिफ्ट किया, लेकिन डिमांड कम होगा तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। क्लियर हो गया। और यहाँ अगर पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका अंदर डिमांड बढ़ रहा है, पॉइंट अपवर्ड जा रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल वी हैव डन। अब यहाँ पे ये 3 डेफिनेशंस रह जाते हैं और एक कंज्यूमर सरप्लस रह जाता है, तो इसके लिए यू वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यहाँ पे इस जितना समय उसमें ये हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स क्या होता है ना बेटा, नॉर्मल गुड्स वो होता है जहाँ पर मतलब कि आप सिंपल चीज़ में ऐसे समझो, नॉर्मल गुड्स वो होता है जहाँ पे इनकम इफ़ेक्ट जो होता है वो अपना पॉजिटिव रहेगा। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब ये कि अगर प्राइस फॉल होता है तो इनकम जो होता है ना वो बढ़ता है और डिमांड जो होता है वो भी बढ़ता है, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव। यहाँ जो इनकम है ना बेटा, ये इस इनकम को अपने बोलते हैं रियल इनकम। यहाँ जो इनकम का बात हो रहा है वो रियल इनकम को अगर मैं बच्चों के लैंग्वेज में बताऊँ तो सेविंग्स। अगर कोई चीज़ सस्ता हो जाता है तो आपके पास पैसा बचेगा ना, तो आपका सेविंग बढ़ेगा, तो सेविंग यानी आपका रियल इनकम बढ़ रहा है। रियल इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब प्राइस कम होता है तो आपका इनकम बढ़ता है लेकिन आपका डिमांड भी कम हो जाता है। तुम बोलेगा भैया क्यों? क्योंकि बेटा मेरा इनकम बढ़ गया तो फिर मैं इन्फीरियर गुड्स क्यों खरीदूँगा। अगर कोई चीज़ सस्ता हो गया, जैसे आलू सस्ता हो गया, आलू सस्ता है तो आलू इन्फीरियर गुड्स है, तो फिर मैं आलू क्यों खरीदूंगा। मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मैं आलू से थोड़ा कॉस्टली सब्जी खरीदूंगा ना। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव रिलेशन आता है। तो नॉर्मल गुड्स में आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर जो इनकम इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव रहता है और इन्फीरियर गुड्स में आपका जो इनकम इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव रहता है। तो आप ऐसे लिखोगे नॉर्मल गुड्स में, सुन लो फिर लिख लेना, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच with the fall in the price of a commodity the demand rises with the rise in income, or in case of that means the income effect is positive, whereas in case of inferior goods with the fall in the price of a commodity demand falls with the rise in income, that means the income effect is negative। क्लियर है, समझ गया एकदम अच्छा से। नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस गिरता है तो आपका रियल इनकम यानी सेविंग बढ़ता है, तो अपने लोग क्या करते हैं, सामान को ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में जब प्राइस गिरता है तो आपका जो सेविंग है वो बढ़ता है, तो अपने लोग सोचते हैं कुछ अच्छा चीज़ खरीदेंगे, इन्फीरियर गुड्स क्यों खरीदें, तो उस केस में डिमांड कम हो जाता है। तो इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव होता है। अब ये 2 रह जाता है और कंज्यूमर सरप्लस रुक जाता है। उसके लिए अब कल वीडियो डालूँगा, आज 2 वीडियो डालूँ, बाकी वीडियो कल देखिएगा। बाय।